आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन देखा था और कुछ मैकेनिक्स का शायद एक दो ही देख पाए थे। उसके बाद मैंने आगे तो रिकॉर्ड किया था पर लेकिन वो इधर से रिकॉर्डर बंद हो गया था। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से वाला क्वेश्चन तो पूरा कर ही लिया होगा जिसमें पोटेंशियल गिवन था तो फोर्स वगैरह करने थे। अभी दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं मैकेनिक्स और थर्मो के। उसके बाद कुछ ट्रिक याद करने को बताऊंगी थर्मो के एक्सप्रेशन को, उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे 2014 का पहले का भी। अब देखो पहले का भी मतलब कंपलसरी मतलब इम्पोर्टेंट हो गया, कंपलसरी तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि हमको आर टी मतलब पोजिशन वेक्टर गिवन है 2ti कैप प्लस t² j कैप। ठीक है, पोजिशन वेक्टर है ये। और हमको इन्होंने मास भी गिवन है, मास दिया है 0.2 kg। और पूछा है कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम एट t=1। ठीक है, ये बताना है। ठीक, क्वेश्चन देख लेना सब लोग, आंसर लेके बैठा करो। तो पूछा है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, है ना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है उसमें पूछता है व्हाट इज टॉर्क। अभी वो भी देखेंगे आगे। चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। हमको पोजीशन वेक्टर गिवन है, मास गिवन है, पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा। तो देखो एंगुलर मोमेंटम एल होता क्या है, आर क्रॉस पी। अब ये याद करना बहुत जरूरी है कि आर क्रॉस पी होता है कि पी क्रॉस आर आता है, क्योंकि इससे तुम्हें डायरेक्शन पता चलता है। अगर तुम एग्जाम में पी क्रॉस आर करके आ जाओगे तो आंसर माइनस के साथ आ जाएगा, और माइनस के साथ आएगा तो इसको मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और नंबर कट जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर क्रॉस एम इन टू वी। अब भाई आर एंड वी तो तुम्हारे वेक्टर है, तो हम लोग एम को बाहर ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं आर क्रॉस वी। ठीक है, आर तो गिवन है ही क्वेश्चन में। अब वी का क्या करें। अरे ध्यान से देखो, वी होता है क्या, वेलोसिटी। मतलब आर का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी तो वेलोसिटी होता है, तो हम वी नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ से वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। मतलब एक बार इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आएगा 2i कैप प्लस 2t j कैप। आर मिल गया, वी मिल गया, थोड़ा सा गुणा भाग कर देते हैं। तो आर क्रॉस वी चाहिए हमको, मतलब एल इक्वल टू एम। ठीक है, आर क्रॉस वी इक्वल टू एम, फिर इधर ब्रैकेट में आई कैप जे कैप के कैप। पहले आर है तो आर में हमको है 2t t² एंड उसके बाद 0। और इसको करते हैं तो ये कितना आएगा, वेलोसिटी आया था 2t 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ये बनेगा m आई कैप, पूरे में आई को लेंगे तो ये तो 0 होगा, माइनस जे, इसके साथ भी 0 हो जाएगा। और के डायरेक्शन के साथ आएगा, के के साथ कितना आएगा 4t² माइनस 2t², है ना। तो ये हो जाएगा m, 4 में से 2 गए तो 2t² k कैप, डायरेक्शन ही मिल गई। m की वैल्यू रख दो भाई 0.2 kg, 2 को रखो और टाइम को रखो, कितना आएगा, टाइम को रखेंगे 1, t=1 पे था ना, हाँ 1 रख दो। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी लिखेंगे। तो आगे करते हैं। तो ठीक है, चलो ये इतना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये किस लिए आई है, वेलोसिटी एक तुम्हारा आर के लिए है। देखो एम, आर क्रॉस वी था ना, तो एम के लिए केजी आया, आर के लिए मीटर आया, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड आया, तो बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट के भी नंबर होते हैं। तो यहाँ से फाइनली जो आंसर बनने वाला है 0.4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दिस इज आर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कर लोगे ना, कितना आसान था। इसी प्रकार से एक आता है टॉर्क निकालने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। और एक कंजर्वेटिव का भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और है, ये है हमारा 2016 का। ठीक है, लिखा है कि शो करना है
एफ इक्वल टू गिवन है 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, फिर प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, फिर प्लस 2xz के कैप। इसको शो करना इज कंजर्वेटिव। ठीक है, तो कभी भी देख कि आपको कोई मतलब वेक्टर या फोर्स या किसी को भी आपको कंजर्वेटिव दिखाना है तो आपको करना क्या होता है, डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0 कर दो, वेक्टर ए मतलब। अब यहाँ पे एक ही जगह कर्ल ले रहा है, एफ ले रहा है, तो हमको शो करना है कि डेल क्रॉस एफ जो है वो 0 आएगा। अब देखो पेपर में गुणा भाग करना, 0 नहीं भी आता है तब भी 0 लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएगा, क्योंकि दिखाना 0 है, इसलिए हल्का फुल्का गुणा भाग करके ज़्यादा काटा पीटी मत करना, अपने आप 0 लिख देना जब नहीं आए, और अगर आ जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप सीधे क्या करेंगे, कर्ल ऑफ एफ निकाल के 0 कर देंगे, मतलब इस तरीके से आई जे के, इधर कर देंगे डेल बाई एक्स, कर देंगे डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे करना है 2xy प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2xz, इसको निकालो, ठीक है, गुणा भाग करो और देखना है 0 आना चाहिए। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसको भी याद कर लो कि क्वेश्चन आता है कि शो करो कि जो वेक्टर मतलब एक वेक्टर ए होगा, कुछ गिवन होगा, ठीक है, ये गिवन होगा कुछ, इसको शो करना होता है कि ई रोटेशनल है, तब भी सेम कंडीशन होती है, डेल क्रॉस ए को ही 0 करना पड़ता है। तो याद कर लो डेल क्रॉस ए मतलब या डेल क्रॉस जो भी वेक्टर तुमको गिवन है तो उसका आपको कर लेना है, वो 0 आता है तो वो ई रोटेशनल होगा, दूसरा वो कंजर्वेटिव होगा, तो एक साथ दो काम निपट जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 2017 का, उसमें रोटेशनल ही कहा गया है, देखो 2017 का है, पहले का पहला, कहा है कि लैम्डा और म्यू को फाइंड करो, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताना है, एंड आपको ए गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, वो है x प्लस 2i प्लस जेड आई कैप, फिर प्लस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस 3z जे कैप, फिर प्लस के प्लस म्यू आई प्लस जेड के कैप। फिर कह रहा है कि ये इतना है, और कहा है कि जो वेक्टर ए है ये तुम्हारा इरोटेशनल वेक्टर है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक वेक्टर ए है वो इरोटेशनल है, आपको लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू करनी है, ये वाला लैम्डा और इस म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो करना कुछ नहीं है, फिर से डेल क्रॉस ए निकालो, इसको पुट करो 0, ठीक है, 0 वैसे तो वेक्टर ये देगा, तो इसका मतलब है कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालो, कुछ आई कैप में आएगा प्लस कुछ जे कैप में आएगा प्लस कुछ के कैप में आएगा, ठीक है, इसको निकालो और पुट कर दो, 0 आई कैप प्लस 0 कैप जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ से लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड कर लो, है ना, मेरे ख्याल से कर लोगे, नॉर्मल सॉल्विंग करनी है, इसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक। ये सब पहले क्वेश्चंस के मतलब 1 या 1.5 नंबर के होंगे, 0.5 के भी हो सकते हैं, सेकेंड ईयर में तो है 0.5 के भी क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं 2019, ये पहले वाले से रिलेटेड है, इसमें कहा है कि बताओ टॉर्क कितना होगा, ठीक है, जैसे उसने एंगुलर मोमेंटम पूछा था वैसे इसमें पूछा टॉर्क कितना होगा। आपको आर ऑफ टी भी गिवन है, ये गिवन है 10 टी क्यूब माइनस 5 स्क्वायर आई कैप प्लस 5 टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 जे कैप, और मीटर में गिवन है, ठीक, मीटर क्योंकि आर है तो भाई मीटर ही तो दोगे, मीटर है किलोमीटर उसकी यूनिट में दोगे। और हमको मास गिवन है वो है 0.01 kg, तो हमसे कह रहा है कि आप टॉर्क बताइए एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले चलो टॉर्क होता क्या है, ठीक है, टॉर्क की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो है r क्रॉस f, मतलब मुझे f को निकालना होगा, फिर अब f क्या होता है, f होता है m इंटू a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन मतलब dv बाई dt। तो आप v कैसे निकालेंगे, v होता है dr बाई dt मतलब d2 r बाई dt स्क्वायर, तो इसको निकाल नहीं लेंगे, हमारे पास भाई r है ना, जब r है तो मैं निकाल लेती हूँ उसको। तो देखिए पहले एक बार निकालते हैं वेलोसिटी,
चलो इधर करते हैं। वेलोसिटी कितना होगा, dr/dt। तो r तो गिवन है ही, तो ये हो जाएगा 30t² माइनस 10t आई कैप प्लस इधर पे है 5t² मतलब 10t जे कैप प्लस 2t के कैप। अब ये किस में आएगा पूरा, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। भाई वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आएगा। यूनिट मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसका नंबर मिलता है, नंबर कट जाएगा अगर नहीं लिखोगे तो। वेलोसिटी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या काम होता है, dv/dt करना होगा। ठीक है, वेक्टर है तो एरो लगा सकते हो। तो इसको निकालते हैं, ये हो जाएगा 60t माइनस 10 आई कैप प्लस का 10 जे कैप प्लस 2 के कैप, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर है। एक्सेलरेशन है तो एक टाइम और आ जाता है। तो हमको एक्सेलरेशन भी मिल गया। अब हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं अपना बढ़िया। फोर्स होता है m/a। देखो क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि t=1 सेकंड में बताना है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पहले ही t=1 सेकंड रख दें। इसको बाद में सॉल्व करने के बाद ही रखना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। देखोगे तो पहले ही रख दोगे, सब कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो चलो अब टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f है, मतलब r क्रॉस m/a है। m को बाहर ले लो, m r क्रॉस a है ना। m तो गिवन ही है हमको। m इधर रख दो, आई कैप जे कैप के कैप। r की वैल्यू आएगी 10t³ माइनस 5t²। जे की वैल्यू आएगी 5t²। इसकी वैल्यू आएगी t² माइनस 5। नीचे एक्सेलरेशन रखो, एक्सेलरेशन है 60 माइनस 10, फिर था आया था 10, यहाँ पे आया था 2। ठीक है, अब हमको पता है कि टॉर्क हमको निकालना है t=1 पे। अब t की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m/i/j रख दो। 10 में से 5 गए, 5 5 माइनस का 4 50 10 तो इसका निकाल लीजिए। ठीक है, वैल्यू इसको आप सॉल्व कर लेना। m की वैल्यू गिवन ही है, कितनी है 0.01 kg। पुट कर दो, टॉर्क आ जाएगा अपना, है ना। और यूनिट लिख देना टॉर्क की याद से। तो ये भी एक क्वेश्चन और हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग उसका देख लेते हैं, STR का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बहुत पूछता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स के 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे अब तो कर ही लोगे, सबका एक तो करवा दिया मैंने। STR स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन आता है ना, ये 2017 में है और 2014 में भी है। जहाँ तक 14 का पहले का डी है और 2017 में पहले का 4 है। क्या वही पहले का डी मतलब हो गया। आपको दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका मास गिवन है। एम नॉट गिवन होता है, इसका मतलब होता है रेस्ट मास। ये गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी गिवन है 0.8 सी, और आपको सी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा है व्हाट इज टोटल एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन और है जो कि है 2019 में, शायद चेक करती हूँ, 2016 में है, 16 में। ठीक है, एकदम इसी तरीके से। उसमें बस क्या है कि वेलोसिटी 0.9 दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी पूछी है हमसे, बताना है। अब देखो ना, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास याद होना चाहिए और सी की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। कोई गारंटी नहीं क्वेश्चन में दिया हो नहीं दिया हो। इस वाले में तो दिया था, पर लेकिन 2016 वाले में शायद नहीं दिया था। ठीक, तो अभी थोड़ा ये क्वेश्चन है, अभी 2 मिनट की इसकी थ्योरी देखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वापस। एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन।
तो देखो नोट करके लिख लो कि अगर न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी पूछे, न्यूटोनियन मतलब वही जो हम 11th में पढ़ते हैं, F इक्वल टू एम ए वाला, मतलब कि जहाँ पे स्पीड स्लो हो, एक्सलेशन वगैरह सब, जहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगती है। तो अगर न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आंसर जूल में लिखना जब भी सॉल्व करना। अब अगर बोले कि नहीं आप मेरे को काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक बताइए, मतलब रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बताइए, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आप लिखेंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर जूल में। ठीक, डेल्टा एम का मतलब है एम माइनस एम नॉट, और हमेशा जो एम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एम नॉट होता है। क्वेश्चन में एम निकालना होता है, और अगर गलती से आपका एम नॉट से कम आ गया तो समझ जाना मेरा आंसर गलत है। ठीक है, जहाँ पे एम क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है, एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है। ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है फोटोन का रेस्ट मास। एक पार्टिकल है ग्रेविटोन, उसका भी 0 ही होता है। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। अब एम कैसे निकालोगे, यहाँ पे एम होता है एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इतनी सी थ्योरी थोड़ी दिमाग में रखो। ठीक है, अभी एक चीज और आता है, टोटल एनर्जी क्या है। देखो ये ना, ये काइनेटिक एनर्जी हो कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है वो भी देख लो ना। 3 चीज पूछता है, न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी भी रिलेटिविस्टिक में ही है, क्योंकि न्यूटोनियन में तो तुम्हारी टोटल, सॉरी काइनेटिक मत करो, टोटल एनर्जी करो, टोटल एनर्जी टी, ये तुम्हारा होता है एम सी स्क्वायर जूल। वही जो आइंस्टीन जी ने हमें इक्वेशन दे रखा है एम सी स्क्वायर, वही एम सी स्क्वायर हमारी टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी हो गया, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी गया, और न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी हो गई। इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं 3 तो एनर्जी वाले। तो चलो फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उस हिसाब से आगे चलेंगे। ये वाला तो क्वेश्चन होमवर्क है, इसी की तरह एक क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ। ये है 2016 का। ठीक है, मैकेनिक्स का पार्ट है, नहीं तो अभी कुछ महान लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि किसका पार्ट है। मैकेनिक्स का है 2016। उसमें तुम्हारा 8th का बी ए क्वेश्चन का पहला वाला कह रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है 0.9 सी से। ठीक है, मतलब ये वेलोसिटी गिवन है और ये पार्टिकल गिवन है। आपसे कह रहा है कि टोटल एनर्जी बताइए कितनी होगी, और ये टोटल एनर्जी। ठीक है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमको एक तो एम नॉट पता होना चाहिए भाई, इसका रेस्ट मास जो कि होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये जो सी है इसकी वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और पूछा है टोटल एनर्जी, यहाँ ऊपर मैंने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया है, एम सी स्क्वायर, टी इक्वल टू एम सी स्क्वायर चाहिए, और जहाँ पे ये सी क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है, रिलेटिविस्टिक मास। तो पहले एम निकाला जाए, उसके बाद आगे कार्रवाई करते हैं। तो देखो एम कितना है, एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा बन जाएगा, एम नॉट की जगह पे रख दो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। कैलकुलेटर लेके बैठना और सॉल्व करते रहना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन की गारंटी नहीं ले सकती, पर लेकिन मेथड की गारंटी है। तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, अब इधर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर मतलब 0.9 का होल स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चलो सी स्क्वायर कट गया, अच्छी बात है। तो ये तुम्हारा बनेगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाई 0.43 kg। मास है, kg में ही आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि रिलेटिविस्टिक में चला गया तो यूनिटी बदल जाए।
सबसे ज़्यादा तो दिक्कत होती है ना उन लोगों को, इन्हीं सब में होती है, यूनिट क्या रखें क्या रखें। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा तुम्हारा 21.16 इंटू 10⁻31 kg। देखो 9.1 इंटू 10⁻31 से तो ज़्यादा है ना ये तुम्हारा मास आ गया, एम आ गया, रिलेटिविस्टिक मास आ गया। अब टोटल एनर्जी निकाल लिया जाए। टोटल एनर्जी होता है mc², तो T इक्वल टू mc²। तो ये हो जाएगा 21.16 इंटू 10⁻31, ठीक है, इंटू c² मतलब 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेटर ले देती हूँ, 21.16 इंटू 339 जाएगा 190.44 इंटू 10⁻31 और यहाँ से 10⁻16, ठीक है, तो 10⁻15 आएगा। तो और इसको अगर थोड़ा सुंदर में लिखना चाहो तो 1.90 इंटू 10⁻12 जूल। यूनिट क्या लिखोगे? जूल लिखोगे, ठीक है। ये हमारी एनर्जी हो गई। अभी यहीं पे मॉडर्न फिजिक्स में काम कर रहे होते ना तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 1.9 इंटू आपको डिवाइड करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। चलो ये हो गया। इसी का अगला पार्ट है, उसने पूछा है दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में पूछा है कि आपको रेशियो बताना है न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी इनटू रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ये जो पहला वाला पार्ट था वही तो 2016-17 भी था ना, 17, हाँ 2014 और 17 में एकदम ऐसे ही करके निकाल लेना, बस वेलोसिटी ही तो चेंज है, 0.8 हो गई है, यहाँ पे हमने 0.9 कर दिया है। चलो सेकंड पार्ट है कि न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी रेशियो बताना है हमको रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी से। अब भाई न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², और हमारा ये कितना होता है? डेल्टा mc²। सारी वैल्यूज पता है, जस्ट पुट करनी है हमको वैल्यूज। तो चलिए न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, एंड आगे लिख देती हूँ ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², मतलब हाफ m मतलब 9.1 इंटू 10⁻31, फिर इंटू c मतलब 0.9² c², ठीक है। और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो ये आ जाएगा m माइनस एम नॉट c², मतलब 21.16 इंटू 10⁻31 माइनस 9.1 इंटू 10⁻31, ओके, फिर c²। इसको इसी को तो डिवाइड करना है भाई, रेशियो का मतलब डिवाइड ही तो होता है, कर देते हैं। c² से c² तो ऐसे कट गया। ये 31 देखो बाहर लेके कॉमन ले लेंगे ना, ये मल्टीप्लाई में बाहर जाके कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 31 भी गायब हो गया। तो ये तुम्हारा बनेगा 1.9.1, 21.16 में से 9.1 घटाएंगे तो ये कुछ आएगा 12.06, ठीक। और इंटू ये तो भी बचा है ना 0.9 मतलब 0.81। इसको और थोड़ा सॉल्व करो तो शायद 0.305 आएगा। देखो कितना आसान था क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इस टाइप के भी क्वेश्चंस अब तुम लोग कर लोगे। इसी में एक टाइप का एक और क्वेश्चन बचता है, वो कहता है कि 1 सेकंड का इंटरवल है तुम्हारा, इसमें बताना है कि एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का, ठीक है, तो उसको बाद में अगली क्लास में देख लेंगे। इतना तब से ट्राई करते रहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जितने मिले सारे सॉल्व कर लेना। चलो अब थर्मल का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। थर्मल थर्मल में एक क्वेश्चन आपका आता है वीन्स कांस्टेंट पे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन है, देखते हैं। एक है ये, शायद ये 2014 में भी है और 2016 में भी है, 8वें का भी है, देख लेना अब 2014 के 8वें का भी कि 2016 का 8वें का भी है, इसको चेक कर लेना एक बार।
क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि वीन्स कांस्टेंट आपको गिवन है। वीन्स कांस्टेंट मतलब बी वो है 0.3 सेंटीमीटर केल्विन। देखो ये क्वेश्चन ना जैम में भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी जैम में। ठीक, तो बी इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर केल्विन। देखो जिसको आईआईटी जैम देना है वो सेकंड ईयर से ही तैयार करना शुरू कर देना। आपसे पूछे कि बताओ भाई टेम्परेचर कितना है, एंड आपको लैम्डा मैक्स दे गिवन है, वो होता है 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसको टेम्परेचर निकालना है। अब देखो वीन्स लॉ एक होता है, ठीक है, एक होता है रिले जीन्स लॉ, ये पता नहीं क्या स्पेलिंग है, देख लेना, रिले जीन्स लॉ। एक होता है तुम्हारा वीन्स लॉ, और एक होता है प्लैंक्स का लॉ। ठीक है, तो ये जो वीन्स एंड रिले जो लॉ है, ये दोनों तुम्हारे प्लैंक्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं। तो एक तरीका बता सकती हूँ याद करने का तरीका, कि प्लैंक्स लॉ में आपको क्या अप्रोक्सीमेशन लेना होगा, मतलब आप क्या अप्रोक्सीमेशन लें कि वो रिले और वीन्स में हो जाए। तो देखो याद करने का तरीका क्या है कि रिले जीन्स लो है, रिले में लो है मतलब कि ये लो पे है, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या अप्रोक्सीमेशन, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को लो लोगे तो आपको मिलेगा, स्पेलिंग चेक कर लेना, रिले जीन्स लॉ मिलेगा। ठीक है, और अब बचा क्या, हाई फ्रीक्वेंसी बचा, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको क्या मिलेगा, वीन्स लॉ मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, रिले जीन्स में ही एल आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको लो पे लेते हैं, वीन्स में लॉ ला नहीं लगाते हैं ज़्यादातर, रिले जीन्स लॉ ही बोलते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि रिले के साथ एल है, तो मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे आपका रिले जीन्स लॉ होल्ड करता है, एंड हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका वीन्स लॉ होल्ड करता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी के लिए कंडीशन है तो लैम्डा के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाई लैम्डा के लिए रिले और लो लैम्डा के लिए वीन्स। ठीक है, शायद ये पूछता हो, इतना तो मुझे पता नहीं इसमें पूछता है कि नहीं, पर हाँ एमसीक्यू वगैरह में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो बकैती हो गई। मीन्स कांस्टेंट, ये एक फॉर्मूला होता है लैम्डा मैक्स इंटू टी, ये कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट और कुछ नहीं बी ही है, बी को मीन्स कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको जब लैम्डा गिवन है, बी गिवन है, तो आप टी नहीं निकाल लेंगे, बेशक निकाल लेंगे। तो यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा बी बाई लैम्डा मैक्स। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो बी गिवन है ना वो 0.3 सेंटीमीटर केल्विन दिया है, और हाँ केल्विन हमेशा रखना, थर्मोडायनेमिक्स में चाहे जो हो, चाहे जैसी क्वेश्चन हो, हमेशा केल्विन में करना। आपको क्वेश्चन में जानबूझ के सेल्सियस में देता है ताकि आप फंस जाएं। और मेरे को यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो होगा 5500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यही वैल्यू पुट कर देंगे, काट पीट के आंसर गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर, तो आप सेंटीमीटर को मीटर से ऐसे नहीं कट कर सकते, आप पहले उसको सेंटीमीटर करिए या फिर ऊपर वाले को मीटर करिए, किसी एक को मतलब सेम यूनिट बनाइए ताकि ज़्यादा घचपच ना करनी पड़े। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा 5500 इंटू 10⁻³ ओ -10, 1 मीटर में होता है 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से दो, यहाँ से दो, 4, 10 में से 4 गए 6, ये तुम्हारा बनेगा 55 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। अब पुट करिए तो ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर केल्विन डिवाइडेड बाई 55 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, इसको कैलकुलेटर से गुणा भाग करिए। वैसे एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो इसलिए खुद से करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रहेगा 0.00545 इंटू 10⁻6 केल्विन। जैम के पेपर में आपको मिलता है कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर 5454 केल्विन। ठीक है, और हमारे एयू के एंट्रेंस में नहीं मिलता कैलकुलेटर, जो एमएससी का अगर जिसका मन होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया ना, ये रहा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, इसका थोड़ा सा बड़ा भाई है वो, क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, अब ये थर्मल शुरू हो चुका है, ठीक है, यहाँ से थर्मल शुरू हो चुका है, इसको हम मैकेनिक्स में मत ढूंढना, ये थर्मल शुरू हो चुका है। ठीक है, 2015 में का है, पहले का डी। अब देखो पहले का डी है तो मतलब ये तो कंपलसरी हो गया। क्वेश्चन आपको कह रखा है कि एक ब्लैक बॉडी है,
ठीक है, जो इसका टेम्परेचर अभी 6174 केल्विन है, एंड जो इसका लैम्डा मैक्स है वो है 4700 आर्मस्ट्रॉन्ग। वो कह रहा है कि अगर मान लो आप इस लैम्डा मैक्स को चेंज करके लैम्डा मैक्स को कर दो 1.4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, देखो आपने लैम्डा मैक्स को बढ़ा दिया है, तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, है ना। वैसे तो लॉजिक से हमको समझ में आता है मेरा टेम्परेचर घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, देखिए हमको पता है कि एक्सप्रेशन होता है लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि हालांकि बी होता है, तो इसका मतलब λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2 होगा। अगर आप लैम्डा को बढ़ा दें तो टेम्परेचर को घटना पड़ेगा, तभी ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। इसलिए इसको करते हैं आगे हम लोग λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2। हाँ, तो हमको चाहिए T2, इसको नोट कर लेते हैं, इसको मान लो T1, इसको मान लो λ1, इसको मान लो λ2, इसको मान लो T2, हमको चाहिए T2। यहाँ से T2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा λ1 T1 λ2, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये मीटर में गिवन है ना, तो पहले इसको मीटर में करो, तो ये हो जाएगा 4700 इंटू 10⁻10 मीटर। यूनिट हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू है हमारी 4700 इंटू 10⁻10, टेम्परेचर है 6174 केल्विन में, इधर मीटर भी है, और इधर पे आएगा 1.4 इंटू 10⁻5 मीटर। मीटर से मीटर गया, इसको सॉल्व करो, ठीक है, गुणा भाग करो, तो 33.57 इंटू 10⁻³ इंटू 6174 आ रहा है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आएगा कुछ 207.61 केल्विन। देखो कम आना ही चाहिए था पहले वाले से, कम आया ही है। ठीक, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आया होगा ना। और इसी प्रकार से ढूंढ लेना, और क्वेश्चन आते हैं इफिशियंसी वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देख लेंगे। वैसे एक हिंट इफिशियंसी वाले में दे देती हूँ, जैसे नीटा जो होता है तुम्हारा होता है 1 - T2/T1 होता है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जैसे दो टेम्परेचर दे दिए हैं 100 डिग्री 200 डिग्री, वैसे तो सेंटीग्रेड नहीं देगा। पहला काम क्या कर देना, इसको केल्विन में चेंज कर देना 273 ऐड करके। उसके बाद जो बड़ा टेम्परेचर दिख रहा है ना, ये तब है जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 1 माइनस बड़ा टेम्परेचर नीचे रख देना, इसमें भी ऐड भी करना है प्लस 273, और ऊपर छोटा वाला टेम्परेचर लिख देना। ठीक, बाकी वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं ना, कहता है कि वो 30% घट गया, 3% घट गया, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं इफिशियंसी, तो उसको तब देख लेंगे। ये तो ऐसे किसी को ट्राई व्राई करना हो देख लेना अपना। तो हाँ, तो अब थोड़ा सा कुछ ट्रिक वगैरह बता देते हैं याद करने का पेपर में। मेरी कोई अपनी बनाई हुई ट्रिक्स नहीं है, मैंने भी सीखा ही है ऐसे टीचर वगैरह से। तो हाँ, ये अल्फा वाली मेरी है, जो अभी मैं बताऊंगी ये वाली। एक आते हैं ना अल्फा बीटा ई, इनके एक्सप्रेशन नहीं याद होते हैं, इनका एक्सप्रेशन कैसे याद होगा। तो अल्फा को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट। ये जो मैं बताऊंगी मैंने खुद ही बनाया, क्योंकि मेरा एग्जाम था कुछ दिन पहले, तो मुझे इसको याद करना था। आपका जो बीटा होता है, ये होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा नेगेटिव सा साइन कर रहा है, घटने से साइन कर रहा है, इसलिए इसमें एक नेगेटिव भी याद रखिए। और फिर एक होता है ई, ये होता है तुम्हारा बल्क मॉडुलस वाला, ये इलास्टिसिटी, हाँ ये होता है शायद, बल्क तो ऊपर वाला रहता है। ये होता है आपका 1/बीटा, ठीक है। तो अब कैसे याद करना है, एक चीज याद रखो कि वन, हाँ, सब में 1/v इंटू डेल वी इतना रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ कुछ कांस्टेंट लगेगा, इतना तो रट ही सकते हैं भाई, डेल वी है ऊपर और नीचे भी है, और यहाँ पे कुछ एक कांस्टेंट रहेगा। तो देखो अगर आपने वॉल्यूम को ले लिया, मतलब आपके पास v है, t है, p है एंड s है ना, आपने v को ले लिया, pvts कुछ ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं,
जो कि मैक्सवेल के इक्वेशंस में भी आता है। मैं भी वो भी तरीका बताऊंगी कैसे याद रखो मैक्सवेल। तो वी टी पी एस है, अगर वी आपने ऑक्यूपाई कर लिया तो आपके पास बचता है टी, बचता है पी, बचता है एस बचता है। ठीक है, तो जो एस और टी होते हैं ना वो बीटा के साथ जाना पसंद करते हैं, टी और एस। ठीक, तो आप इसलिए पी आपका इसके साथ जाता है, अल्फा के साथ। थोड़ी देर के लिए लगेगा बट 2 बार करोगे तो आसान हो जाएगा। मतलब आपको करना क्या है, 1/p डेल वी अपॉन डेल टी करना पड़ेगा। टी क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बस p बचता है, t और s b के पास चले गए, तो आपको कांस्टेंट में यहाँ पे p रखना पड़ेगा। बीटा में क्या करोगे, पहले बताया कि ये नेगेटिव सा साउंड करता है, इसलिए 1/v करोगे, यहाँ पे डेल v बाई डेल अब बच जाएगा, है ना। इतना करना ही होगा क्योंकि भाई डेल v बाई v तो करना ही था, और यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये कंप्रेसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि P का काम हो चुका है, ये P को ले लेगा, यहाँ पे T और S इन दोनों से कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बनता है, एक बनता है बीटा T, एक बनता है बीटा S। बीटा T तुम्हारा आइसोथर्मल के लिए है और बीटा S तुम्हारा एडियाबैटिक के लिए है। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताती हूँ मैं याद करने का तरीका। पहले इसको पूरा लिख देते हैं एक्सप्रेशन। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/v डेल v बाई डेल p एट कॉन्स्टेंट t, और ये हो जाएगा -1/v डेल v बाई डेल सॉरी p है ना, p एट कॉन्स्टेंट s। क्योंकि इतनी बुद्धि तो तुम लोग लगा ही लो कि तुम यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हो और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये इतना बताया कि आपको 1/v डेल v इतना तो याद रखना ही है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब जब अल्फा एंड बीटा की बात करते हैं, तो बीटा क्या करता है, वो टी और एस को अपने पास रखता है, तो अल्फा के पास मजबूरन पी बचता है कि वॉल्यूम हो चुका है, सबसे पहले हो चुका है, तो बचते पी टी एंड एस हैं। टी एस दोनों बीटा के साथ जाना पसंद करते हैं, तो अल्फा को पी लेना पड़ेगा। तो अल्फा को पी लेना पड़ा, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट पी लगाएगा। अब बचता है क्या है, डी टी, इसे डी टी रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे डी एस भी तो बचा, पर लेकिन डी एस जनरली यूज नहीं करते हैं ना, इसलिए टी हो गया। अब बीटा कंप्रेसिबिलिटी कुछ नेगेटिव साइन करता है, इसलिए -1/v डेल v तक लिखेंगे ही लिखेंगे। अब ये कांस्टेंट में लेगा टी और एस, अगर ये कांस्टेंट में टी और एस लेगा तो आपको यहाँ पे डेल पी लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे टी और एस में जिस प्रकार से वो होगा तो करेंगे। अगर बीटा ऑफ टी है तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ कांस्टेंट टी लिख देंगे, बीटा ऑफ एस है तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ कांस्टेंट एस लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया होगा यार, ये यहाँ पे मैंने बताया था। अब बात आती है कि भाई ई कैसे लिखेंगे। ई, आपको ई लिखना होगा, इसका उल्टा है, बीटा का उल्टा है ना। ठीक है, उल्टा कर दो, माइनस का v डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी एन एस। जिस प्रकार से होगा, ईटा ऑफ टी होगा तो बाई कॉन्स्टेंट में टी लिख देना, ईटा ऑफ एस होगा तो कॉन्स्टेंट में एस लिख देना। अब कॉपी में जाना, एक बार एक्सप्रेशन देखना, यही एक्सप्रेशन होगा। तो मेरे ख्याल से ध्यान करने का आ गया होगा कैसे याद करना होता है। अब अगर मान लो तुमसे पूछा अल्फा ही बता दो, अल्फा की वैल्यू बता दो, किसके लिए आपको बताना है, अल्फा बताना है आइडियल गैस के लिए। तो पहले अल्फा का एक्सप्रेशन लिखो, 1/v डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p। ठीक है, और आइडियल गैस होती क्या है, पी वी इक्वल टू आर टी, एन इक्वल टू 1 ले लेते हैं 1 मोल के लिए। ठीक, तो आपको चाहिए कि आपको डेल वी बाई डेल टी चाहिए, कॉन्स्टेंट पी चाहिए, तो कर देते हैं इसको। पी कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा पी, इसको करेंगे किससे, डेल वी बाई डेल टी कर देंगे, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ आर बचेगा, तो डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी कितना है, आर बाई पी, है ना। ये हो जाएगा 1/v आर बाई पी। तो ये कुछ बनता है, यहाँ से गुणा भाग देखें तो पी वी अपॉन आर 1/t बनता है। देखो t इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, और नहीं 1/t, 1/t हो जाएगा यहाँ से आर बाई पी वी, तो यहाँ पे 1/t लिखो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/t आ गई। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे तो सॉल्व कर लेना। एक अल्फा के लिए दिखा दिया, चलो बीटा तुम लोग निकालना, आइडियल गैस के लिए निकालना बीटा।
ठीक है, निकाल लोगे, करना कर लोगे। कितना होगा -1/v। चलो मैं कर देती हूँ, डेल v बाई डेल ऑफ p एट कॉन्स्टेंट टी, बीटा टी निकाल रहे हैं। ठीक है, किसके लिए निकालना है? आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस में ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था। पीवी हमको पता होता है RT, भाई मुझे डेल वी बाई डेल पी चाहिए। ठीक है, करते हैं इसको, एट कॉन्स्टेंट टी चाहिए। तो ये पी पीवी को जब पहली बार करोगे तो वी आएगा, फिर प्लस अगली बार करोगे तो डेल वी बाई डेल पी आएगा, और पी बाहर हो जाएगा। हाँ, कॉन्स्टेंट पी लेके चलना है, इक्वल टू RT करके पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी तुम्हारा हो जाएगा -v बाई टी होगा। ठीक है, इसी को यहाँ पे पुट कर देना। फिर v से v कट जाएगा, जहाँ तक माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/p शायद आएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से कर लेना, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ बस। अल्फा हो गया, बीटा हो गया। इसी तरह से आप पी वगैरह निकाल सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट करके। अब बात करते हैं हमारे मैक्सवेल्स इक्वेशन पे। देखो ये याद होने में बड़ा दिक्कत होता है। तो मैक्सवेल इक्वेशन में आपको दो चीजें रखनी है, चार चीज, एस पी टी वी। ठीक है, एस पी टी वी याद रखना है। अब इसके बाद इसके कम्बिनेशन बना दो इस प्रकार से, डेल एस बाई डेल पी करो। ठीक है, इक्वल टू करो, करना क्या है, हमेशा p के साथ t आएगा, वो सॉरी p के साथ v आएगा, हमेशा pv सुना है ना, और हमेशा ts सुना है। एस टी टी एस चाहे जो करो, चाहे pv vp चाहे जो करो। तो देखो ऐसे करना है कि इसको इसके तिखे वाले से मिलाओगे तो pv टाइप बने। तो pv मतलब यहाँ पे v रखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, s के साथ t आएगा। समझ रहे हो ना? कॉर्नर्स देखना, ये ऐसे, ये pv एस टी, है ना, इस प्रकार से बनाने सारे कॉम्बिनेशन। चलो, एक बनेगा डेल एस बाई डेल पी, पी के ठीक अपोजिट में बनेगा भाई वी, क्योंकि पी भी भाई बहन है, एस टी भाई बहन है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बन गया, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। हाँ, अभी कांस्टेंट क्या रखेंगे, यहाँ नीचे क्या है, पी है, तो यहाँ पे पी रख दो, यहाँ नीचे टी है तो यहाँ पे टी रख दो। ठीक, एंड आगे चलते आप उल्टा भी कर सकते हैं इसका, भाई डेल पी बाई डेल एक्स कर दो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, पी के साथ क्या लोगे, पी के साथ भाई पी वी चाहिए तो नीचे वी आएगा। ऐसे एस के साथ चाहिए होगा टी, तो पर टी आएगा। अब कांस्टेंट क्या रखोगे, यहाँ एस है तो भाई यहाँ एस रखो, यहाँ वी है तो यहाँ वी रखो। आगे चलते हैं यहाँ पे। अभी आपने एस पी साथ में ले लिया, एस पी को भी तो साथ में ले सकते हैं, तो डेल एस बाई डेल वी ले लो। एस को टी के साथ मत ले लेना, क्योंकि हमको तिक्के तिक्के में चाहिए ना, मतलब अगर एक कॉम्बिनेशन डेल एस बाई डेल टी भी तो बन सकता है, ऐसा कॉम्बिनेशन मत लेना, क्योंकि हमको साथ में चाहिए, मल्टीप्लाई में चाहिए। तो डेल एस बाई डेल वी इक्वल टू वी के अपोजिट में क्या होगा, पी होगा, डेल पी। एस के अपोजिट में क्या होगा, टी, डेल टी। ठीक है, अब यहाँ वी है तो यहाँ पे वी लिख दो, यहाँ टी है तो यहाँ पे टी लिख दो। ठीक है, इसका जस्ट एक अपोजिट कर लो, डेल वी बाई डेल एस कर लो, फिर इक्वल टू, भाई एस के साथ चाहिए होगा टी, ऊपर टी करो, वी के साथ चाहिए होगा पी, नीचे पी करो। कांस्टेंट क्या रखोगे, यहाँ ऐसे तो यहाँ ऐसे रखो, यहाँ पी है तो यहाँ पी रख दो। ये चारों मैक्सवेल के इक्वेशन बन गए, नो डाउट बन गए। अब क्या है, एक चीज ये याद रखनी थी कि तिक्के तिक्के में एस पी, ये वाला, हाँ, तो पीवी होना चाहिए और टीएस बनना चाहिए। और दूसरा याद ये रखना कि जहां पे भी डेल एस बाई डेल पी हो या डेल पी बाई डेल एक्स हो, उसमें नेगेटिव साइन लगा देना है। बस दो चीज याद रखनी थी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो, इस वाले पे भी नेगेटिव साइन बना लो। अब जल्दी से कॉपी खोल के चारों मैक्सवेल इक्वेशन देख लो, यही आएंगे। तो देखना क्या है हमको, फिर से बताते हैं। हमको ये देखना है कि जो ये अपोजिट वाले हैं, ये हमेशा मल्टीप्लीकेशन में पीवी होगा, और हमेशा मल्टीप्लीकेशन में एस टी या डी टी होगा। देखो, पीवी एस टी, एस टी पीवी, एस टी पीवी ना, एक ये देखना था, और दूसरा डेल पी बाई डेल एक्स के साथ नेगेटिव, डेल पी बाई डेल एक्स के साथ ये रहा नेगेटिव। चाहे जिस साइड डालो भाई, बात तो सेम ही होती है। याद हो गए होंगे मैक्सवेल के इक्वेशन। ठीक है, अब इसी में एक चीज, नेक्स्ट चीज आती है हमारी,
वो जो डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई डी यू इक्वल टू ये डी टी पी टी होता है, डी जी इक्वल टू ये होता है, इनको कैसे लिखना होता है। तो इसके लिए आपको एक्रोनिम याद करना है, गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर। ठीक है, इस तरीके से ये याद रखना और ऐसे एरो याद रखना। देखो क्या कह रहा है, गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर। ठीक है, देखो स्टडी स्पेलिंग गलत है, चलो सही कर लेना। गुड फिजिस्ट है ना, गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड, मेरा स्टडी अंडर अंडर वेरी, ये भी है वेरी, गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड, अरे यार ये अंडर तक ये है, अंडर वेरी फाइन टीचर, फाइन टीचर। ये एक्रोनिम याद कर लो, बन गया आपका सारा। एक दो बार बोलना याद हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ना। और एक एरो से मार देना इस तरीके से क्रॉस टाइप में। देखो अब लिखना कैसे है, ध्यान समझना, एक बार समझ लो फिर प्रैक्टिस कर लेना, तुरंत के तुरंत लिखना 2 बार तभी याद होगा। तो देखो इसको, देखो लिखो डीजी लिखो, इसके आजू बाजू में क्या है, टी एंड पी है ना, तो यहाँ लिखो डी टी, फिर यहाँ लिखो डी पी। ठीक, अब क्या है इसके अपोजिट में क्या है, टी के अपोजिट में भाई एस है तो एस लिख दो, बट एरो किसकी तरफ है, एस की तरफ नहीं है ना, नहीं है तो उसको माइनस दे दो। अब यहाँ पी है, डीपी के अपोजिट में क्या है, वी है तो वी लिख दो, और वी की तरफ ही एरो है ना, ये एरो, तो इसलिए इसका पॉजिटिव लिख दो, है ना, गॉट इट। इसी तरीके से चलो डी एच लिखते हैं, डी एच इक्वल टू, इसके कॉर्नर्स में क्या है, एस है और पी है, तो पहले डी एस लिख दो, अभी प्लस बता दो, और यहाँ पे डी पी लिख दो। ठीक है, एस के अपोजिट में क्या है, टी है ना, तो यहाँ पे टी लिख दो, और एरो भी इसकी तरफ है ना, है, इसलिए प्लस के साथ आएगा। पी के अपोजिट में देखो वी है ना, तो वी लिख दो, और एरो भी है तो इसलिए प्लस भी लिख दो, डी एच हो गया। अब चलो डी यू देखते हैं, डी यू देखोगे तो वी है ऊपर, वी, तो यहाँ पे डी वी लिखो, यहाँ पे डी एस लिखो, वी एंड एस है। अब वी के अपोजिट में भाई पी है तो पी लिख दो, बट एरो नहीं है ना, एरो वी की तरफ है, एरो पी की तरफ नहीं है, इसलिए नेगेटिव साइन लिखो। एस है भाई, एस के अपोजिट में क्या है, टी है, इसलिए यहाँ पे टी लिखो, और उसकी तरफ एरो भी, इसलिए प्लस लिख दो, हो गया। डी एफ इसे कर लेना। ठीक है, अब सब करवाते हैं तो अच्छी बात है। तो डी जी डी एस डी यू डी एफ लिखना आ गया ना डायरेक्ट। अब मैं तुम लोगों को यहीं से समझाती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि जो चारों पर तुमने मैक्सवेल के इक्वेशन लिखे हैं, कौन सा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, इसी की मदद से तुम लोग उसको समझ जाओगे। पर उससे पहले एक चीज देखो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रहे हैं कि देखो इधर भी वही वही फंडा हुआ, एस टी साथ में आए और इधर भी पीवी साथ में आया। देखो हमेशा पीवी ही है, एस टी टाइप का, ये भले डी एस डी इस तरीके से है, बट गौर करने की बात है यही आया। ऐसा क्यों आया, ये सब पता है, एनर्जी के टर्म्स हैं। तुम हमेशा सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जोड़ सकते हो या किलोमीटर जोड़ सकते हो, थोड़ा सा कन्वर्जन करके, पर लेकिन कभी भी तुम किलोमीटर में लीटर तो नहीं जोड़ सकते। सेम यूनिट होनी चाहिए, क्लास 11th याद करो, उसी का है, सेम यूनिट होनी चाहिए। तो ये जो डीजी है, ये जो डी एच, ये सब क्या है, तुम्हारे पोटेंशियल होते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं। इन सब की यूनिट जो है एनर्जी की यूनिट है, तो ये सब भी एनर्जी की यूनिट ही ऐड होंगी, इसलिए ऐसे भी याद कर सकते हो। और इसीलिए जब तुम ऊपर उसमें कर रहे थे, तो जो आपस में इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ टी एस इक्वल टू पी वी टाइप में हर बार बनेगा। वो अलग बात है कि कभी स्पीड डी होगा तो कभी स्पीड डी होगा, इस प्रकार से बनेगा कुछ कांस्टेंट लेके, है ना, तो वो इसी से बनते हैं। अब तुम्हें याद क्या करना है कि क्वेश्चन में आता है ना, क्वेश्चन में कैसे आता है, जैसे चलो डेरिवेशन तो तुमको याद है, पर क्वेश्चन में कभी भी कहता है कि तुम्हें बताना है कि फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करो, सेकंड मैक्सवेल को डिराइव करो, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि तुमको डीजी लेके चलना है, डीएस लेके चलना है, डीयू लेके चलना है, डीएफ लेके चलना है। उसके लिए मैं बता रही हूँ, तुम्हें देखना है कि कांस्टेंट क्या है। मतलब तुमको जैसे क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, क्वेश्चन में मान लो दे दिया डेल एस बाई डेल पी इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, ये वाला डिराइव करो, डिराइव दिस मैक्सवेल इक्वेशन। पर पता कैसे चलेगा इन चारों में से कौन सा वाला यूज करना है ना, डेरिवेशन तो जानते हो, कॉपी में चेक कर लेना।
किसी एक का भी आता होगा तो समझो सबका आता है, सेम प्रोसेस है, बस हर बार वेरिएबल चेंज करने होते हैं। तो इसके लिए फंडा ये है जो मैंने शॉर्टकट में लिखाना सिखाया है ना, इसमें देखो भाई क्या dt में क्या है, d के साथ क्या है, इसमें dt है, इसमें dp है। इसका मतलब ये जो मैक्सवेल का इक्वेशन आएगा ना, ये किसी और से नहीं, g से आने वाला है, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी से आने वाला है, गिव्स फ्री एनर्जी से आने वाला है। और ये तुम्हारा फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है, ये भी एक सेकंड में बताती हूँ कहाँ से पता चलेगा फोर्थ है कि फिफ्थ है। पर ये आएगा किसी जी समझ में आया ना, क्योंकि dt एंड dp है। अब यहीं पे मान लो एक ठो और देते हैं तुमको हम लोग, अगर ये है डेल v बाई डेल p है, ठीक है, ये बनेगा, है ना, s के अपोजिट में क्या बनेगा, एस टी पी, ठीक है, एक माइनस तो रहेगा ही क्योंकि पी एस का टर्म आ गया, ऊपर नीचे से मतलब नहीं, यहाँ पे पी यहाँ पे टी। पता नहीं ये किससे आएगा, मैंने वापस से वही लिख दिया क्या, थोड़ा सा लिख लेता हूँ, कोई और लेते हैं, कॉन्स्टेंट में एस, कॉन्स्टेंट में पी कर लेते हैं, यहाँ पे डेल एस आएगा, यहाँ पे डेल पी आएगा, तो एस टी पी, ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए। अब ये किससे आएगा, आपको देखना है कांस्टेंट में एस है और पी है, एस और पी है तो भाई एस इसमें है पी इसमें, मतलब ये तुम्हारा आने वाला है एच से, मतलब इंथैल्पी से आने वाला है, और ये होता है तुम्हारा थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। ये तो समझ में आ गया होगा, वी और एस जिसमें कांस्टेंट होंगे नीचे, है ना, जिसमें भी होंगे समझ जाना, वो यू को डिराइव, यू से डिराइव होगा और वो एस से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी याद ही नहीं होता जिंदगी में, बहुत इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसको याद करके देख लो, है ना, कोई भी बताएगा तो वो इतने ये लिखना बताता है, ये सब तो ये सब आपके तजुर्बे से ही आता है। अब चलो इतना, हाँ एक चीज और बताने वाली थी, याद कैसे करेंगे, आपको याद करना है यू, ठीक है, फिर आपको याद करना है जी। हम हमेशा इंटरनल एनर्जी सबसे पहले पढ़ते हैं और गिब्स एनर्जी का सबसे बाद में नाम जैसे लेते हैं, उसके बाद हम लोग जनरली यू के बाद हम लोग एच पढ़ते हैं ना, तो इसलिए इसको पहले पे ना लिख के तीसरे पे लिख दो और यहाँ पे एच लिख दो। फिर से बोलो, पहले पे लिखना है यू, वैसे भी यू फॉर उर्वशी होता है तो ऐसे भी याद कर लो। चलो और फिर उसके बाद लास्ट में लिखना है जी, गिब्स एनर्जी, ठीक है। अब एफ और एच में हो रहा है कि कौन ऊपर नीचे आएगा, तो जैसे एच को हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं तो इसको एक बार नीचे रख दे रहे हैं और एफ को ऊपर रख दे रहे हैं, मतलब अपोजिट है। अब यू यू ही होता है, एफ होता है यू माइनस टी एस होता है ना, यू होता है एस माइनस टी एस। पर लेकिन एच को हजम नहीं हो रहा, कह रहे कि तुमने माइनस भी लिया प्लस भी लो, तो ये एच कहता है कि चलो तुम यू प्लस पी वी हो जाओ। फिर से वही टर्म आया, टी एस साथ में आया, पी भी साथ में ही आया, याद कर लेना क्योंकि भाई बहन साथ में ही रहते हैं। लास्ट में जी कहता है कि एक बार माइनस भी हो गया प्लस भी हो गया, चलो मैं दोनों ले लेता हूँ, तो ये कहता है कि यू माइनस टी एस प्लस पी वी, ठीक है, ये हो गया, इनके एक्सप्रेशन भी हो गए, इनको ऐसे लिखा भी जाता है एक्सप्रेशन के टर्म्स में, इसको भी लिख लो। तो याद करने का तरीका क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ये आता है, इससे तुम्हारा सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आता है, इससे तुम्हारा थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आता है, इससे तुम्हारा फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आता है। गॉट इट, है ना, ये नाम था, इसको याद कर लो, ये हो गया। अब एक चीज और, कभी कभी कहता है कि भाई तुम्हारा जो गिब्स एनर्जी है वो तुम्हारा मिनिमम कब होगा, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी मिनिमम कब होगा, एंथैल्पी मिनिमम कब होगा, यू मिनिमम कब होगा। इसके लिए इसी वाले एक्सप्रेशन पे आना है, ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है। तो देखो अगर तुमसे कहे कि गिब्स एनर्जी मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा जब ये दोनों जीरो हो जाए, जीरो होने के लिए भाई डी टी जीरो हो जाए, डीपी जीरो हो जाए, है ना, तो इसका मतलब अगर आपका टी फॉर आइसोथर्मल, अगर आपका सिस्टम आइसोथर्मल प्लस पी फॉर आइसोबारिक ना, हाँ आइसोबारिक, अगर ये दोनों सिस्टम है तो आपका गिब्स एनर्जी मिनिमम है। बुक में जाना, बुक में लिखा हुआ है पेज में, अगर अगर एंथैल्पी पूछे कि कब मिनिमम होगा, तो भाई जब एस मिनिमम मतलब एस जीरो हो जाए और पी जीरो हो जाए, तो इसके लिए एस को कांस्टेंट होना पड़ेगा और पी को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर एस कांस्टेंट हुआ तो डी एस जीरो, जाहिर सी बात है अगर एस कांस्टेंट हो गया है कि नहीं, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो जीरो ही ना होगा। तो डी एस कांस्टेंट पी कांस्टेंट मतलब एडियाबैटिक प्लस आइसोबारिक, तो तुम्हारा डी एच कॉन्स्टेंट, डी मिनिमम, डी यू का मिनिमम एनर्जी पे होगा अपना जब वी एंड एस होगा, मतलब आइसोकोरिक प्लस आइसो, नहीं नहीं एडियाबैटिक, ऐसे एडियाबैटिक, है ना। तो देखो इतना ही कुछ था, काफी कुछ इसमें मैंने बताया है। तो जब तुम लोग एक बार डेरिवेशन कर लोगे अपने थर्मल का, उसके बाद इसको देखोगे एक बार दोबारा से थर्मल से देख लेना
क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज़ है याद करने के लिए। बाद में तुम्हारे एंट्रेंस में इसका बहुत काम आएगा। बता रही हूँ मैं, यू के एंट्रेंस में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2021 में तो भर भर के आए थे थर्मल से, और इस बार 2022 में तुम्हारा भर भर के आए थे ईएम थ्योरी से। ठीक है, ईएम थ्योरी में मैक्सवेल के इक्वेशन, उसमें भी आते हैं मैक्सवेल के इक्वेशन, ये नहीं है वो दूसरे मैक्सवेल के इक्वेशन है। ठीक है, और मैंने भी दिया था अपना यू का, तो मेरे 212 नंबर थे, हाईएस्ट थे इसमें। तो आप लोग मतलब देख सकते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए पे थोड़ा यकीन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ तक एम एम्पलीफिकेशन पे बात करेंगे, मॉड्यूलेटेड वेव पे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।